आ रही है आवाज? ठीक है। तो मैंने कहा जैसे इंटरनल सिक्योरिटी जो सब्जेक्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि जिसमें आपको कोई थ्योरी, कोई फार्मूला, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ते हो, पॉलिटिकल पॉलिटी में आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो ऐसा कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट ही नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स, आपके चारों तरफ जो सोसाइटी में चल रहा है, जो आप देख रहे हो अपनी चारों तरफ कि अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है, कंटेम्प्रेरी जो आपका इंडिया है, उसमें किस तरह की सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। तो एक तरह से ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करता है। किस पर बात करता है? प्रैक्टिकल अप्रोच पे। तो आपको प्रैक्टिकली इन चैलेंजेस को देखना, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, क्या चैलेंजेस हैं, हम उनको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हमारी पॉलिसी क्या होगी, हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, है ना, हमारा जो है वो काम करने का तरीका क्या होगा, उसके पीछे कोई पॉलिसी, कोई डॉक्ट्राइन जरूर होगा, है कि नहीं भाई? हम ऐसी तो फोर्सेस को नहीं भेज सकते ना कि जाओ इसके ऊपर हार्ड हो जाओ। हमें कहाँ सॉफ्ट होना है, कहाँ हार्ड होना है, तो उस पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस और द प्रॉब्लम, व्हाई दिस प्रॉब्लम आर, क्यों है, क्या पीछे है। अब उसके बाद हम अपना एटीट्यूड डिसाइड करेंगे कि हमारा एटीट्यूड क्या होगा किसी प्रॉब्लम को लेकर, ठीक है ना। हर जगह हम एक एटीट्यूड से नहीं चल सकते। जिस तरह के चैलेंजेस होंगे उसके रूट कॉज को समझा जाएगा। कहीं हमें एलिमिनेट करना हो सकता है, कहीं हमें बहुत हार्ड रुख अपनाना हो सकता है, और कहीं हमें एक सॉफ्ट लुक, सॉफ्ट तरीके से उससे बात करके निपटाना हो सकता है ना। कहीं काम आएगी सिक्योरिटी फोर्सेस, कहीं बातचीत से बात बनेगी, ठीक है ना। कहीं पे गवर्नेंस ठीक करके बात बनेगी, है ना। कहीं एनजीओ के थ्रू काम बनेगा, कहीं किसी का विश्वास जीत के काम बनेगा, और कहीं किसी को एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। तो ये किन चीज़ों का क्या मैंडेट है, किस तरीके से हम इंटरनल सिक्योरिटी को अपने मेंटेन करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बरकरार रखेंगे, ठीक है ना, और इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। हमारे चैलेंजेस को पहले समझना पड़ेगा और एक डॉक्ट्राइन सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए एक पॉलिसी सेटअप करनी पड़ेगी हमें कि हम किस लेवल पे किस तरह की प्रॉब्लम को कौन से लेवल पे कैसे डील करेंगे, ठीक है। ये तो सबसे पहले जो बात होती है कि भाई देखिए इंटरनल सिक्योरिटी की जो डॉक्ट्राइन है, जो एलिमेंट, जो की एलिमेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले जैसे बोल रहा है पॉलिटिकल एलिमेंट। तो पॉलिटिकली हमें कैसा वो करना है। पॉलिटिकल का मतलब ये मत समझा करो हमेशा, खासकर जब हम यूपीएससी की बात करें, कि इसका मतलब कोई इलेक्शन है। पॉलिटिकल का मतलब ये होता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, सब पॉलिटिकल लेवल पे, जो मिनिस्ट्री लेवल पे डिसीजन होते हैं, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, वो सब पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं एक तरह से, ठीक है ना, पॉलिटिकल तरीके से वो दिखाया जाता है। तो पॉलिटिकल को इस तरह से समझा जाए, ओके। तो पॉलिटिकल में जैसे कि हम लोगों को पहले नेचर समझना है इंटरनल सिक्योरिटी का, कि भाई क्या है नेचर, क्या है चैलेंजेस, क्या है। और उसमें हमें समझ में आता है कि कुछ सेक्शनिस्ट एलिमेंट होते हैं, कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट होते हैं, कुछ रीजनल नेचर के एलिमेंट होते हैं। उनको हमें समझना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमें उससे डील करना पड़ेगा कि कोई डिमांड कर रहा है तो किस तरह का डिमांड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर में डिमांड है। पॉलिटिकली हम ये कंसिडर करेंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या लॉ लीगल डिमांड है तो उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिमांड है तो अलग तरीके से डील किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सॉवरेनिटी और इंडिया जो डिमांड है इनकी, वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ही डिस्टर्ब कर देगी। इंडिया सॉवरेन नहीं रह जाएगा, इंडिया की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करने का है? इंडिया की सेकुलर कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है इनका डिमांड। यानी कि जो आप प्रियम्बल देख लो, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या डेमोक्रेसी ऐसी कोई डिमांड है, ऐसी चीज है जो डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है, रिपब्लिक के ऊपर खतरा है, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के ऊपर खतरा है, जस्टिस और क्या ना फ्रीडम के ऊपर खतरा है। तो क्या इनका जो डिमांड है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर में है तो उसको सॉफ्ट तरीके से डील किया जाएगा, हाँ भाई ठीक है, एड्रेस किया जाएगा अगर कोई डिस्टर्बेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से कोई। लेकिन अगर वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, वो इंडिया की सिक्योरिटी सॉवरेनिटी को खतरा बन रही है, तो फिर उसको अलग तरीके से डील किया जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक ठीक है। तो पॉलिटिकली ये है, तो सॉफ्टवेयर एटीट्यूड, सिंपैथेटिक एटीट्यूड कहाँ अपनाना होता है, जहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जहाँ पे जेन्युइन डिमांड हो कि भाई हाँ हमारे यहाँ रीजनल डिस्पैरिटी है, हमारे जो है दिक्कतें हैं हमारे यहाँ,
हम जो है हमारी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो वहाँ पे हम उसको सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाएँगे, पॉलिटिकली हमारा सॉफ्ट एटीट्यूड होगा। हार्ड एटीट्यूड कहाँ पे होगा, हेवी हैंड हमें कहाँ पे होगा, जहाँ सेक्शनिस्ट मूवमेंट होगा, जहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट होगा, जो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा कर रहे हैं। तो ये हमारा डॉक्ट्राइन है कि कहाँ हमें सॉफ्ट रहना है और कहाँ हार्ड रहना है। अगर कोई इंडिया से अलग होना चाह रहा है, खालिस्तान, पाकिस्तान, कोई और तान, कोई और जान बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई और सेपरेट कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, नागालैंड में कोई भी, तो वहाँ हेवी हैंड से ही डील करना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहकर आपकी बात को प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है, डिमांड कर रहा है, तो वहाँ पे सॉफ्ट और सिम्पैथेटिक हैंड से होगा, है कि नहीं? इसी तरह से सोशियो इकोनॉमिक एंगल भी देखना पड़ेगा कि क्या है। आपको पता है कि बहुत सारा थ्रेट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी है। हाँ, बताओ नदीम? सेक्शन देखो, एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर कोई डिमांड करता है कि हमें अलग करो, तो वो सेक्शन है और वो क्या नाम है, सेपरेट होना नहीं, वो अपने आप को हो सकता है इसी फ्रेमवर्क में अलग करने की बात करता हूँ कि हमें अलग मतलब एक सेक्शन जो है वो पर्टिकुलरली जैसे स्टेट है, अब वो स्टेट में ही डिमांड कर रहा है एक सेक्शन का कि हमें अलग से एक स्टेट बना दो हमारे सेक्शन के लिए, हमारे ग्रुप के लिए, हमारे लैंग्वेज के लिए या कुछ भी। तो ये सेक्शनिस्ट हो सकता है। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है कि मतलब लगभग उससे सिमिलर है, लेकिन इसमें ये होता है कि सेपरेटिस्ट कई बार डिमांड ये करते हैं कि हमें सेपरेट कंट्री ही बना दो। ठीक है ना? एक होता है कि हमें सब पार्ट बना लो अपना, और एक होता है सेक्शन बना लो, जैसे एक चीज़ का सेक्शन होता है ना, सेक्शन बना लो। एक होता है कि हमें सेपरेट ही कर दो, अलग करो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। गेटिंग? हाँ, बड़े-छोटे लेवल पे देखिए, सेक्शनिस्ट मतलब एक पर्टिकुलरली आप एक सेक्शन है और वो ऐसा डिमांड कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के बाहर है। मतलब सेक्शनिस्ट पॉलिटिक्स है, अगर हम देखें कि मतलब एक सेक्शन है जो डिमांड कर रहा है और उसकी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रही है और वो पर्टिकुलरली बॉर्डर हो सकता है, ज़मीन माँग रहा हो सकता है कुछ ऐसी डिमांड हो जो कि मतलब इतना वो सेक्शन इतना ऐसा डिमांड कर रहा हो जिससे वो अलग-थलग हो जाए, आपके ही मतलब आपकी कंट्री में रहे लेकिन अलग-थलग रहे और खुद सॉवरेन बन के डील करने लग जाए, खुद राजा बन जाए। जैसे सेक्शन मतलब कहे कि ये मेरा जो है एरिया, ये इंडिया की मतलब है, तो वो एरिया है, लेकिन ये इंडिया की हम बात नहीं मानेंगे। हमारा सेक्शन जो है वो इंडिया के कानून नहीं मानेगा। तो ये सेक्शनिस्ट टाइप की चीज़ होती है। और जहाँ पे सेपरेटिस्ट होता है वो कहते हैं पूरी तरह से सेपरेट करो, हम एकदम अलग होने वाली बात करते हैं। गेटिंग? तो जैसे रजवाड़े वगैरह जो हैं वो एक तरह से सेक्शनिस्ट कैटेगरी में आएँगे, सेपरेटिस्ट कैटेगरी में नहीं आएँगे। लेकिन जो खालिस्तान वगैरह है वो सेपरेटिस्ट कैटेगरी में आएगा। और ये क्या नाम है, खालिस्तान है या सेपरेट पाकिस्तान वाला है, वो सेपरेट कश्मीर वाला है, तो ये सेपरेटिस्ट वाला है। ठीक है ना? लेकिन ये लगभग सिमिलर ही होता है। उसमें ये होता है कि सेक्शनिस्ट वहाँ रहते हैं जहाँ पे उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो एकदम अलग हो सकते हैं। जैसे कि बीच में कहीं है तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कहाँ से अलग हो जाएँगे? तो वो फिर उसमें वो अथॉरिटीज़ इस टाइप की चाहते हैं कि सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा हो जाए। गेटिंग? तो इसमें ये हो गया। उसके अलावा जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक में क्या है कि socio-economic factors are also back of the movement, which are big threat to the internal security of the country. Many a time there are genuine socio-economic grievances. आपने देखा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है ना? सेल्फ डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी का, तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है। तो जब जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, जहाँ रीजनल डिस्पैरिटी है, जहाँ कोई पंगा है, वहाँ पे अगर कुछ मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को वो खतरा पैदा कर रहे हैं या वो, तो वहाँ पे वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, पॉवर्टी को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इकोनॉमी को एड्रेस करने की ज़रूरत है, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि नहीं है? तो ये सब उनके सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस को बेटर कनेक्टिविटी से बेटर कनेक्शन बना के करने के इक्विटेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, यानी इकोनॉमिक एंगल से स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे भी प्रमोट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करने की है। अगर वहाँ पे कहीं जेन्युइन किसी को सेक्शन को सताया जा रहा है, कुछ है, और तो वहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी की वजह से या कुछ, तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि रीजनल डिस्पैरिटी ना रहे, पॉवर्टी ना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो जाए, है ना? तो वो सारी वजह, तो इस तरह से हमें एड्रेस करेंगे इसको। उसके बाद में गवर्नेंस की प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार, पुअर गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कई जगह पे फेल होती है, जहाँ पे लोगों को ग्रीवेंसेस होती हैं गवर्नेंस से, और उसकी वजह से फिर वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा होते हैं, जिसमें करप्शन वगैरह भी आता है। ओके? अब आदमी को इतना सता दो कि फिर वो आपके खिलाफ हथियार होके लेकर खड़ा हो जाए, बागी हो जाए, है ना? तो बागी हो जाना या कि मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नेंस की वजह से वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है, ठीक है? इतना खराब गवर्नेंस है, इतना खराब मतलब उस तरह से है उसको जो है, जो मतलब वो अथॉरिटीज़ हैं, उनका गवर्नेंस इतना गंदा है, इतना खराब है कि वो इतना तंग हो गया है इंसान,
या वो लोग इतना या सेक्शन इतना तंग हो गया है कि वो एक ऐसा कुछ काम करना है जो करने लगा है जो थ्रेट पैदा कर दिया है, जिसने किसके ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। तो उसको उसी तरह से मिसमैनेजमेंट और करप्शन को उसी तरह से एड्रेस करा जाना चाहिए, ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो चीजें आई हैं, ये बिकॉज ऑफ गवर्नेंस इशू आई हैं, तो गवर्नेंस को ठीक करने की जरूरत है यहाँ पे। तो इंटरनल सिक्योरिटी में गवर्नेंस का भी बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका पुलिस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, आप देखें बहुत सारे लोग इंडिया के खिलाफ क्यों हैं। कश्मीर के जो लोग हैं अक्सर इंडिया के खिलाफ अफवाह की वजह से, ठीक है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। मणिपुर के जो लोग हैं वो अक्सर जो है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की वजह से खिलाफ है। आपने देखा होगा कि मणिपुर की कुछ औरतें जो हैं यहाँ पे दिल्ली में एकदम न्यूड होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, देखा होगा आपने, सुना है, नहीं सुना, किसी का फोन आने लग गया, ठीक है ना। तो ये जो है क्यों बहुत ही ज्यादती की थी, ठीक है, और उस वजह से उनको लगा कि ये प्रोटेस्ट करने, क्योंकि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, हमें वैसे ही आप वहाँ पे हमारी कोई इज्जत तो रख नहीं रहे हो, यू आर नॉट लाइक हमारी डिग्निटी वैसे ही हर्ट कर चुके हो। तो यहाँ पे उन्होंने उस तरह से प्रोटेस्ट किया उस चीज को दिखाने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया ने उसको देखा भी और वर्ल्ड लोगों ने देखा। तो ये आफ्सपा की वजह से वो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट जो है वो अपने आप में इतनी पावर दे देता है फोर्सेस को, तो बहुत सारा जुल्म, क्योंकि जब ज्यादा वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो अगर आपको पावर तो करप्ट करेगा, लेकिन जब पावर ज्यादा हो जाएगा तो आप ज्यादा करप्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे आर्म फोर्सेस को इतना ज्यादा पावर दे दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इतना ज्यादा पावर दे दिया गया, किसी को बिठा के सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो फिर उनको इतने पावर मिली कि उन्होंने कुछ भी चीजें करेंगे, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी को उठाकर गोली मार देंगे। तो कभी प्रो इंडिया होगा, नहीं होगा ना, वो कभी नहीं होगा। तो ये एक पंगा है कि वो कभी प्रो इंडिया नहीं हो सकता, फिर वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा रहेगा ही रहेगा, वो कभी ना कभी हथियार जहां उसको मौका मिलेगा वो, और वो किसकी वजह से हो रहा है, इस तरह की स्पेशल पावर देने की वजह से, समझ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये भी एड्रेस करने की जरूरत है कि इतनी अनलिमिटेड पावर ना दें कि वो, और वो उनको न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल रहें, और थोड़ा सा सिंपेथेटिक सेंटर सेंटर जो वो सिटीजन सेंटर एटीट्यूड होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक एटीट्यूड होना चाहिए किसका, पुलिस का। चले फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। अनलिमिटेड पावर किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड पावर अगर दे दी गई तो कुछ ना कुछ वो पंगा क्रिएट हो जाएगा, और वो हुआ भी है। आप देखें कश्मीरी मिलिटेंसी जो है, आज भी अगर आप कश्मीर के लोगों से बात करें, उनसे सेंटीमेंट, उनके सेंटीमेंट्स ऐसे हर्ट हुए हैं, किसी के बच्चे को उठा लिया, जेल में डाल दिया, पता नहीं कहाँ गया, कौन से जगह गया, क्या गया पता नहीं है। अब वो शक के बिना पर डाल देते, इसमें ये है ना कि शक के बिना पर आप सर्च कर सकते हो, आप पकड़ सकते हो, ये वो उठा लेते हैं, किसी को पता ही नहीं है। वहाँ तो फुल्ली मतलब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आपको अगर किसी को अरेस्ट करते हो तो अंडर आर्टिकल 22 आपको इन्फॉर्म करना है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। वहाँ पता ही नहीं है कहाँ है, ढूंढ रहे अपने बच्चे को, लोग मिल ही नहीं रहे, कौन से जेल में कहाँ है, किस में है, मर गए जिंदा है, कुछ पता ही नहीं। तो वहाँ पे बहुत पेन है लोगों को इस एक्ट को लेकर, और इंडियन फोर्सेस के खिलाफ भी पेन है। और ऐसा नहीं है हर कोई ऐसा है, लेकिन कुछ लोग पर्सनल दुश्मनी भी निकालते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पावर दे दोगे तो फिर वो अपने आप को कुछ भी समझने लगेंगे। तो ये भी एक इशू है, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें कोऑर्डिनेशन, पॉलिसीज़ को मेंटेन करने, पॉलिसीज़ को ओवरऑल जो है इंटरनल सिक्योरिटी के कोई के लिए ये थ्रेड पैदा किया है अफवाह वगैरह ने, तो पुलिस को जो है थोड़ा सा पीपल सेंट्रिक रहना चाहिए, और पुलिस को एज अ प्रॉब्लम लोग देखते हैं, जबकि एज अ सोल्यूशन देखना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा रिफॉर्म करना चाहिए जिससे पुलिस पीपल फ्रेंडली हो जाए, ठीक है, हो जाए कि नहीं हो जाए, पुलिस फोर्सेज चाहे वो आर्म पुलिस फोर्सेज हो चाहे वो नॉर्मल पुलिस फोर्सेज हो स्टेट, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद में सेंट्रल स्टेट का कोऑर्डिनेशन, देखिए क्या होता है कि जब सेंट्रल और स्टेट का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो एक डेवलपमेंट, एक ऐसा वो इशू हो जाता है कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर लेवल पे पैदा होती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है और चीज़ें हैं। तो वो भी एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, तो स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो खुद ही हॉस्टाइल हो जाते हैं। अभी आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन में देखोगे तो आप देखोगे कि अकाली दल पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, वो एक मतलब अपने आप को ऐसे उन्होंने डिमांड रखा था कि वो एकदम सेपरेट होना चाहते थे। बंगाल मेमोरेंडम आप पढ़ोगे, बंगाल ने भी अपने आप को रखा कि एकदम इंडिया, मतलब ज़्यादातर पावर जो है इंडिया अपने हाथ में ना रखे। तमिलनाडु, इन लोगों ने भी ऐसे ऐसे मतलब मेमोरेंडम दिए हैं जिसमें ये है कि इंडिया की पावर जो सेंटर की पावर है वो एकदम कम हो जाए स्टेट के ऊपर, और स्टेट अपने आप को मतलब अपना हिसाब से चलाए, वो धीरे धीरे ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है एक तरह से। तो ये वाला भी इन्होंने दिया है, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ अलग बात है। आप लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन का भी चैप्टर पढ़ोगे तो आप ये तीनों मेमोरेंडम जो मैंने बोला है ना, अकाली दल वाला, बंगाल मेमोरेंडम, और वो क्या नाम है आपका, याद करो, तमिलनाडु वाला, वो सारा आप पढ़ोगे, ठीक है ना, द्रविड़न वाला पूरा।
तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है इस सेंट्रल स्टेट रिलेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देश टूटने के लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन करना और एक दूसरे को जोड़ के रखना बहुत जरूरी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। इंटेलिजेंस का देखो कहीं भी इंटरनल सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस का बहुत मेजर कंपोनेंट है। इंटेलिजेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनिमीज से निपटने के लिए हमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है ना, बड़े ऑपरेशन हो या छोटे ऑपरेशन हो। ठीक है ना, करते पड़ते हैं कि नहीं पड़ती है, हैं? और ये कभी हमें डिफेंसिव होना पड़ता है, कभी ऑफेंसिव होना पड़ता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर कि न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटेलिजेंस का क्या रोल है। तो इंटेलिजेंस को भी एक मतलब अच्छे डायरेक्शन में प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो मतलब एक प्रिजुडाइज ना हो इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस जो है वो काम करे देश के हित के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। तो इसके लिए भी हमें वो देखना है कि थ्रेड को हमें किस तरह से कब ऑफेंसिव हो जाना है और कब हमें जो है डिफेंसिव हो जाना है, वो इंटेलिजेंस डिसाइड करती है, बताती है, उसके रिपोर्ट के बेसिस पर चीज़ें होती हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। आपको पता है कि हम 3 फ्रंट पर, क्या 3 क्या, वन वे और अदर हर फ्रंट पर हम कहीं न कहीं किसी न किसी लड़ाई से घिरे हुए हैं। क्या हम श्रीलंका की तरफ से लड़ाई में नहीं है? क्या हम चाइना की तरफ से लड़ाई में नहीं है? का वन वे और अदर हम हर तरफ से हैं। ठीक है? थ्रेट तो हमें हमेशा बॉर्डर मैनेजमेंट का सोचना ही पड़ता है, कोस्ट लाइन मैनेजमेंट का, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, चाहे आपका जो है बॉर्डर सिक्योरिटी में हो। यानी बॉर्डर पे हमारा जो 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें से बहुत सारे, चाहे पीओके हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इश्यूज़ हों, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो चाइना के साथ, कहीं हर जगह हमारे कहीं न कहीं हर फ्रंट पे हम लोग जो है डिस्प्यूट है, उसको बेटर मैनेज करने की ज़रूरत है। इंडो म्यांमार साइड में हम देखते हैं तो वहाँ पे स्मगलिंग बहुत, वहाँ से स्मगलिंग बहुत होती है। जो माओइस्ट को हथियार सप्लाई किए जाते हैं वो अक्सर इंडो म्यांमार बॉर्डर से होते हैं। ठीक है ना? ठीक, तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है ये वहाँ पे, इसके अलावा जो है और कंट्रीज़, मतलब ये हमारे लिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसमें जो खासकर टेररिस्ट, इल्लीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग ऑफ द वेपन एंड द ड्रग, ये सब जो चीज़ें हैं ये बॉर्डर मैनेजमेंट माँगती हैं, है ना? अगर बॉर्डर ठीक से मैनेज नहीं है तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें, इन्फिल्ट्रेशन, बहुत सारा कुछ हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जो बहुत बड़ा थ्रेट पैदा हो सकता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा जो है आपके पास साइबर सिक्योरिटी। देखो अभी जैसे स्नोडेन का इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि स्नोडेन जो है उसने बताया, उसने एक बात रखी अपनी, स्नोडेन ने क्या कहा कि भाई क्या नाम है, साइबर अगला जो वर्ल्ड होगा वो, उस अगला जो मतलब वॉर होगा वो इसका वेपन्स का वॉर नहीं होगा, साइबर वॉर होगा ना। साइबर को उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिवील की जिसमें साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। आज आप देखिए हर चीज़ साइबर से कनेक्टेड है, नेट इंटरनेट से कनेक्टेड है, पूरी कंट्री को शट डाउन किया जा सकता है कि नहीं है? मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर और वैसे सिक्योरिटी देखी जाए, हर तरह की सिक्योरिटी जो मेंटेन की जा रही है, सीसीटीवी टीवी कैमरास, कैमरा से लेकर बायोमेट्रिक और जितना कुछ भी है, आधार वाधार, सारी सिक्योरिटी जो है साइबर, सब साइबर उसमें है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, जो भी है, जो आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, वो सारा क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यूपीएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्या है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में क्या बताया था कि वो कनेक्ट होते हैं, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है, सारी चीज़ें, और सारे डेटाबेस कनेक्टेड हैं। अभी वही आपका क्या है, आपके पास अभी फिजिकल एसेट आपके अकाउंट में अगर एक 5 करोड़ रुपए हैं, तो क्या है एक्चुअल में एक साइबर सिक्योरिटी, एक साइबर थ्रेट की मार है बस। आपके पास फिजिकली तो कुछ नहीं है ना, वो एक डेटा ही तो है। जो डेटा है, जो पड़ा हुआ है कि हाँ भाई इनके पास, इनके अकाउंट में इतने पैसे, अगर जिस दिन वो अगर किसी बाई चांस ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा हैकिंग वैकिंग हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, उड़ जाए, तो क्या, कहाँ से प्रूफ करते फिरोगे कि तुम्हारे पास कितने पैसे और क्या थे सिक्योरिटी में? जिस तरह से मतलब डिजिटल होता जा रहा है वर्ल्ड, तो उस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हो सकता है कि यानी साइबर ने सब कुछ कंट्रोल कर दिया, आपकी लाइफ को वन वे और अदर कंट्रोल कर रही है कि नहीं? तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का, लेकिन इस फील्ड में हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, हमें उस पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये हो गया हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेड्स, डॉक्ट्राइन क्या है, तो और ये धीरे-धीरे आप देखोगे हमें कहाँ फोर्सेस को यूज़ करना है, कहाँ पॉलिटिकल हमें डॉक्ट्राइन अपनी यूज़ करनी है, कहाँ सोशल इकोनॉमिक, वो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह से, कहीं पे सोशल इकोनॉमिक देखना पड़ेगा, कहीं गवर्नेंस ठीक करना पड़ेगा, कहीं पे पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को सही मैनेज करना पड़ेगा, कहीं सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन की वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। कहीं इंटेलिजेंस ने की को लगाना पड़ेगा, कहीं बॉर्डर मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि वो उसकी वजह से इंटरनल थ्रेट पैदा, सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो रहा है, या कहीं साइबर सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी। तो ये अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरीके से हमें अपनी डॉक्ट्राइन लगानी पड़ेगी, अलग-अलग तरीके से दिमाग और पॉलिसी लगानी पड़ेगी, तब जाके हम इस सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएँगे। एक ही चीज़ से सबको नहीं, हर जगह हम मिलिट्री नहीं लगा सकते, हर जगह हम पुलिस को एक्शन नहीं कर सकते, हर जगह हम
क्या नाम है, साइबर सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस को नहीं भेज सकते। हमें अलग जगहों पे कहीं सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, कहीं हार्ड और हैवी हैंड अपनाना पड़ेगा। गेटिंग बात, बेसिक बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया उसके बाद का टॉपिक है। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जरा देखें क्या है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि हम आइसोलेशन में इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं देख सकते हैं। एक बार फैन को बंद करो, बेमतलब में चल रहा है। तो हम we cannot see our internal security in the isolation of in external security। हम कहीं ना कहीं अगर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी समझना पड़ेगा, एक्सटर्नल चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर टेररिज्म इंडिया में डिस्कस कर रहा है तो या इंटरनली किसी को प्रोवोक कर रहा है या उसको माइंड वॉश कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंडिंग जो हो रही है इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल उससे एस्पेक्ट से हो रही है। नेबरहुड जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं, अगर वो हमारे यहाँ इंटरनली हमारे लोगों को भड़का कर भी कर सकती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर सकती हैं, करती है नहीं करती। तो हमें इनको भी समझने की ज़रूरत है कि इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी से भी। तो उसकी बात करनी है। चलो थोड़ा अजान हो रही है और डिस्टर्बेंस। अजान ऐसा है कि हाँ, तो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, दे आर आल्सो इन्फ्लुएंसिंग आवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो उसमें से सबसे पहला जो बात दी हुई है वो ये है कि चैलेंजेस फ्रॉम द नेबरहुड। नेबरहुड में हमारे, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, वहाँ पे हमारे यहाँ तो बिल्कुल इश्यूज नहीं है हमारे, वन वे और अदर, है ना। हम जब से पार्टीशन हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से ही हमारे कुछ ना कुछ यहाँ चैलेंजेस, उनसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के चैलेंजेस नहीं हैं। अब बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ कंपटीशन भी चलता रहता है, ठीक है। जैसे माओइस्ट को फंडिंग कर रहा है, ज़्यादातर बहुत बड़ा थ्रेट तो हमारे लिए चाइना है एक्चुअल में देखा जाए तो। वो माओइस्ट को जो है फंडिंग करता है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को उकसाता है, मतलब टेररिज्म को बढ़ावा देता है या इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है, कहाँ पे, मिलिटेंसी को बढ़ावा देता है, कहाँ पे, कश्मीर वगैरह में। और तो जहाँ पे जिस तरह से, तो ये एक दो थ्रेट तो हमारे पास हमें ऑलरेडी हैं। तो क्या श्रीलंका की तरफ से थ्रेट नहीं है? बिल्कुल उसकी तरफ से भी है। इनसे तो हमारे रिलेशन है, लेकिन श्रीलंका की तरफ से भी हमारा वन वे और अदर कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, उससे भी हमारा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हैं। तो इस तरह से हमें इसको कहीं ना कहीं म्यांमार जो है वो, उसको हम देखते हैं जब म्यांमार की साइड में, तो म्यांमार को चाइना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे उससे हमें एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करनी होती है। अभी रोहिंग्या वाला जो इशू आया था, उसको लेकर भी इंडिया को मतलब एक देखना पड़ा अब क्या करें। अगर रिफ्यूजीज को वो देते, शरण देते हैं, तो म्यांमार से रिलेशन भी देखना है, ठीक है, यहाँ के भी लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया करना भी चाहता है, और वो उसको बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप का सामना करना पड़ता है। नेपाल को का भी आपने कुछ दिन पहले देखा कि नेपाल जो है, जब माओइस्ट वाला जो गवर्नमेंट है, उसमें इंडिया को ज़्यादा वो हिंट नहीं देता है, ज़्यादा मतलब बीच बीच में देखो कई बार उसने बोला भी कि इंडिया अपने काम से काम रखे, है ना। जब वो प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो इंडिया को उसने ब्लेम किया कई चीज़ों के लिए, है ना। और वो चाहता है कि बस ये है कि हिमालय नहीं होता इस तरह से, तो चाइना से की गोद में होता अब तक नेपाल, ठीक है। लेकिन क्योंकि हिमालय इस तरह से है, वहाँ से कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है चाइना से जितनी अच्छी कनेक्टिविटी हमारे यहाँ से है। उस वजह से जो है, आप ये समझ लीजिए कि चाइना, नेपाल मजबूरी में हमारे साथ। भूटान के भी हमारे रिलेशन फ्रेंडली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक डर बना रहता है हमेशा कि चाइना से वो इन्फ्लुएंस में आ जाए। और म्यांमार बॉर्डर पे तो हमेशा एक वो रहता है दिक्कत कि मिडिल ईस्ट में एक तरह से गेटवे ऑफ मिडिल ईस्ट जो है हमारा म्यांमार की तरफ से है। अगर वो मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट, अगर ईस्टर्न साइड में जाना है, साउथ ईस्ट एशिया में, अगर एशिया में जाना है, उधर हमें ईस्टर्न एशिया में जाना है, तो ईस्टर्न एशिया में जाने के लिए हमारा क्या है, म्यांमार से वो सारा है। या इंडिया में अगर उधर से कुछ सप्लाई करना है, चाइना से कुछ सप्लाई करवाना है हथियार हथियार, तो म्यांमार बॉर्डर से हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो वहाँ से हमें बना के रखने की ज़रूरत है। मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए भी हमें मालदीव्स वगैरह हैं, उनसे बना के रखने की ज़रूरत है। वैसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं मालदीव्स वगैरह से, बट हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और बहुत बार ये होता है कि अगर हम इनसे अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को कुछ ना कुछ खतरा हो जाएगा। और जहाँ पे हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, वहाँ पे तो हमें हमेशा फ्रंट तैयार रहने की ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, चाहे वो अरब अपराइजिंग हुआ 2011 से, आपने देखा होगा कि वहाँ अरब अपराइजिंग हुई थी 2011 में, आप लोगों को अगर जानते हो आप लोग तो, कि ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था। वो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अरब स्प्रिंग जो हुआ था, पिंक रिवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री कंट्री है ट्यूनीशिया, मुस्लिम कंट्री है।
वहाँ से स्टार्ट होकर और पूरे इजिप्ट वगैरह से होते हुए आपका लीबिया, इजिप्ट को इन्फ्लुएंस करते हुए और ये मिडिल ईस्ट में पूरा सीरिया वीरिया में सब जगह इन्होंने किया। इसमें क्या होता था, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते थे और उसके बाद फिर ये जो इन लोगों को उकसाया गया, क्या हुआ कि मतलब फिर वहाँ पे ये लोग एक्सटर्नल जैसे इराक में और इन जगहों पे, तो ये लोगों ने पहले ही कर रखा था, तबाही मचाई रखी थी। तो इन लोगों ने फिर और कंट्रीज़ को भी, उनकी गवर्नमेंट को भी जो है इसके नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर या फ्रीडम के नाम पर, वहाँ की जनता को ही उनके विरोध में उठवाया, प्रोटेस्ट करवाया और वहाँ बहुत बड़ी वो पैदा हुई। और उससे भी हमें इन्फ्लुएंस होता है, जब जैसे इराक से हमारे बड़े अच्छे रिलेशन हुआ करते थे। इराक से हम लोग तेल वगैरह लेते थे, सप्लाई करते थे। वो जब वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, जब वहाँ भी ठीक नहीं है, तो हमारे लिए एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आईसिस है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो थ्रेट पैदा कर सकता है। इसी तरह से बहुत सारे जो ग्रुप हैं वहाँ पे, मिलिटेंट ग्रुप अगर हैं, तो कहीं न कहीं वो अगर मिडल ईस्ट से हमारे बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज़ के लिए, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए हम यूएई सबके ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर इधर हॉस्टिलिटी होती है, कुछ मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस होता है, तो हमारी इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस होता है। जब भी आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 1991 में, 1990s में जो क्राइसिस हुआ है, उसका गल्फ वॉर में, जब गल्फ में वॉर हो रहा था, वो भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जिससे हमारा पेट्रोल, मतलब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था और पेट्रोल खरीदने के लिए तक हमारे पास पैसा नहीं बचा था, पेट्रोल महँगा ही हो गया था, ठीक है? यानी क्रूड ऑयल वगैरह। तो उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी है, आपको पता है मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ लैंड बॉर्डर से ही आदमी नहीं घुसता है, हमारे यहाँ सी बॉर्डर से भी बहुत 3 साइड से, तो हम सी से, पेनिनसुलर इंडिया पूरा 3 साइड से सी से घिरा हुआ है, ठीक है? तो जो मुंबई में जो हमला हुआ 9/11 का, वो भी सी रूट से ही, मैरीटाइम रूट से ही आए थे, है ना? तो इस तरीके से जो है मतलब हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है और इसीलिए जो है चाइना एक, आप देखें, एक वो बना रहा है, क्या नाम है, उसने बांग्लादेश में, श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स में और ईरान, इधर क्या नाम है आपका, पाकिस्तान में, ठीक है? इन लोगों, इसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं मैरीटाइम उसमें रूट्स के लिए और उसके लिए, ताकि हमें चारों तरफ से घेर सके वो। ठीक है? मैरीटाइम में भी, तो उसको भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक्सटर्नली भी, और उससे हमें इंटर थ्रेट पैदा हो सकता है। उसके अलावा मिलिटराइज़ेशन ऑफ द स्पेस, कोल्ड वॉर एरा में स्पेस को एसेंशियल, मतलब वो बनाया गया, एग्जेंट फॉर द वॉर फाइटिंग ऑन द ग्राउंड विदाउट बिकमिंग द अनदर थ्रेट टू द कॉम्बैट। अब आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें कि स्पेस को भी इन लोगों ने पूरी तरह मिलिटराइज़ करने की कोशिश की हुई है। स्पेस में भी कोई बहुत सेफ नहीं है। स्पेस में आप देखें क्या है, during the Cold War era, space become an essential engine to the war fighting on the ground without becoming another threat of combat. While militarization of the space proceed rapidly, a weaponization of the space was avoided. While weaponization of the space were avoided during the Cold War, it does not necessarily follow the weaponization will continue to be avoided in the new era of asymmetric warfare. We can improve protection of the satellite against some threat, but satellite will remain easy target of the weapon designed to killed on impact. Indian space program are very strong civil roots. It began as a means of assist to India in the development of its mainly focused improving the daily lives of the citizen. More recently, India has become dramatic shift in the terms of space effort. Lately, the country has adopted the more militarized attitude as exemplified by the increased effort of India to create an indigenous ballistic missile defense system. तो आपको पता है मिसाइल वगैरह या सैटेलाइट वगैरह जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, और आपको पता है साइबर सिक्योरिटी के लिए सैटेलाइट की कितनी ज़रूरत है, रिसर्च के लिए सैटेलाइट की कितनी ज़रूरत है, सर्वेइंग के लिए सैटेलाइट की कितनी ज़रूरत है। अगर वहाँ पे हो जाए, ये है कि वेपन स्पेस में नहीं, लोग नहीं रख रहे हैं, लेकिन चाहें तो वो भी रख सकते हैं भाई। अगर कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि ना रखें। भाई अपना वहाँ पे उन्होंने स्पेस स्टेशन बना दिया, कुछ बना दिया, वहाँ पे उन्होंने एटम बम रख रखे हैं या कुछ और बम रख रखे हैं, वहीं से मार दे, और क्या पता रख ही रखा हो, इस पे बना रखे हो। भाई जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कि कभी आए तो अपनी असली रंग दिखाएं कि हमने रख रखा है, बताओ तुम्हारे ऊपर गिरा देते हैं, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। तो स्पेस भी एक, मतलब वो है, एक वो है, लो अर्थ और ऑर्बिट वगैरह में आपने देखा होगा कि ऐसा है बहुत, अगर ये हो सकता है तो हर कंट्री जो है खतरे में है स्पेस में, अगर वेपनाइजेशन हो। तो ये कहा गया है कि वेपनाइजेशन ना किया जाए स्पेस का, लेकिन फिर भी साइबर सिक्योरिटी है ही है। तो ये इस तरीके से हमने देखा। और उसके अलावा जो है इंडेफाइंग द कॉम्पिटिशन ऑफ द स्केल रिसोर्सेज, आपको पता है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी, हमको सेल्फ डिपेंडेंट
हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हमें कहीं ना कहीं, हम ऐसी कंट्री तो है नहीं जो एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं हमें वन वे और अदर डिपेंड रहना पड़ता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, है ना? किसके लिए? एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, मिनरल्स के लिए, है कि नहीं? तो हमें जब स्कार्सिटी होती है तो ये थ्रेट पैदा होता है। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बनाते हैं और मेडिसिनल पर्पज़ से लेकर और किसी भी पर्पज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, और उसकी स्कार्सिटी हो तो फिर वो हमारे लिए एक थ्रेट पैदा हो सकता है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज़ में भी हमारे लिए कोई सबसे बड़ा थ्रेट तो ये पैदा कर सकता है कि हमारे अगर मान लीजिए पेट्रोलियम का जो है या क्रूड ऑयल जो है, हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर, मिडल ईस्ट या मतलब इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी इम्पोर्टेड किसी भी वजह से एक्सटर्नल ऐसा फैक्टर हो जाए कि रिसोर्सेज़ वहाँ से ना अवेलेबल हो पाए, इम्पोर्ट ना हो पाए, तो क्या होगा? तब तो हम गए कहाँ, हमारी कहानी खराब हो जाएगी। गेटिंग? बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से आपको, हैं? हाँ। मिलिट्री के पास भी है, जो आपने मतलब रिज़र्व बना भी रखे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या नाम है, 2-4 साल लड़ लोगे उससे। मतलब 2% मुश्किल से है, 10-11 साल लड़ लोगे। वो भी सिर्फ़ अगर मिलिट्री को यूज़ में दिया जाए तब, और मिलिट्री को, और लेकिन जिस तरह की मशीनरीज़ हैं, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पूरा कंट्री ठप हो जाएगी। मिलिट्री लड़ेगी, सिर्फ़ उसके लिए यूज़ होगा तो भी बहुत कम है क्योंकि लेस देन 2% हमारे पास जो है हमने रिज़र्व कर रखा है अपना। तो ये इतना बड़ा हमारे ऊपर थ्रेट है, यानी और इसके अलावा यूरेनियम वग़ैरह जो हमें पावर सेक्टर के लिए भी ज़रूरत है, तो वो भी हमें नहीं मिल पाता है कि हमें अगर अपना वो एटॉमिक रिसर्च बनाना है, उसको भी स्कार्सिटी हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ तो एनर्जी की बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है ना? तो लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल भी कहीं न कहीं वन वे और अदर इन्फ्लुएंस करता है इंटरनल सिक्योरिटी को, जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे बेसिकली हमें बात तो करनी है इंटरनल सिक्योरिटी की, लेकिन इसको ये भी ध्यान रखना है कि आइसोलेशन में बात नहीं हो सकती। वैसे बात हम सारी इंटरनल सिक्योरिटी की करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं एक्सटर्नल चीज़ें भी थ्रेट पैदा करती हैं। तो ये चैप्टर वाज़ ऑल अबाउट दीज़ थिंग्स। तो आपने समझ लिया होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा। आया समझ में? कोई टफ चीज़ है क्या? आसान है ना? बस प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा खुद भी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप सोचो नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत है। आप जब भी पढ़ोगे आपको सोचने की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें से लिखो। आप इससे बेटर आंसर लिख सकते हो और चीज़ें दे सकते हो, क्योंकि इसमें सोचना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ोगे वही जान पाओगे, ठीक है ना? आपकी जो एक्सटर्नल नॉलेज है, जो अब तक आपने पढ़ा है, वो भी यहाँ पे काम आएगी। गेटिंग? अब हमारा जो टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक शुरू होता है। आप जम्मू